प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में पिछले वीडियोज़ में हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में जाना था। आज हम अध्ययन करेंगे विषाणु यानी वायरस के बारे में। इस समय संपूर्ण विश्व में जो एक वायरस कोविड वायरस ने हाहाकार मचा रखा है, कोरोना महामारी का जो कारण बना है, इसी प्रकार से बहुत सारे वायरस हैं, पादप और जंतु वायरस, जो पादप और जंतुओं में रोग फैलाते हैं। वायरस एक बहुत ही अजीब सा, जिसको कहें विद्यार्थियों, सजीव या निर्जीव, एक अजीब सा विज्ञान जगत में वायरस का स्थान है, जो ना तो सजीव है ना निर्जीव है। हम पढ़ेंगे ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, यानी हम जब इसको कोशिका से बाहर रखते हैं तो ये निर्जीव के समान व्यवहार करने लग जाता है, और पादप या जंतु कोशिका के अंदर पहुंचते ही ये रोग फैलाने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से विषाणु एक अजीब सी सजीव या निर्जीव वस्तु है। इसके बारे में हम आज सामान्य परिचय, इसका जो सामान्य अध्ययन है, इसके जो सामान्य लक्षण हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आइए जाने वायरस। विद्यार्थियों, वायरसेस, इनको विषाणु कहेंगे, अभी तक ज्ञात सूक्ष्मतम आमाप के विशिष्ट अकोशिकीय जीव कण हैं। महत्वपूर्ण शब्द है ये एसेलुलर हैं, अकोशिकीय हैं। इनको कोशिका का दर्जा हम नहीं दे सकते, इनको कोशिकाएं नहीं कह सकते, जो कि जीवाणु फिल्टर द्वारा भी पृथक नहीं किया जा सकते हैं, यानी जीवाणु जो फिल्टर होते हैं उनमें से भी ये पार चले जाते हैं। एक रूसी वानस्पतिक वैज्ञानिक इवानोवास्की ने तंबाकू के मोज़ेक रोग से संक्रमित पौधे के रस को जीवाणु फिल्टर से छाना, पर उन्हें कोई सूक्ष्म जीव नहीं दिखे। जब इस छाने हुए रस को उन्होंने तंबाकू के स्वस्थ पौधों पर रगड़ा तो मोज़ेक रोग के लक्षण उत्पन्न हो गए। इससे यह पता चला कि फिल्टरित में कोई रोग कारक उपस्थित था, पर इवानोवास्की उसका पता नहीं लगा सके। कुछ वर्ष बाद एक डच वैज्ञानिक बेंजेरिक ने उपयुक्त प्रयोग के परिणामों की पुष्टि की तथा इस संक्रामक द्रव्य का नाम जीवित तरल संक्रामक कॉन्गेनियम विवियम फ्लूइडम रखा। इस वर्ष लॉफलर तथा फ्रोस्ट ने पशुओं में मुंह तथा पैर के रोगों, खुरपका, मुंह पका को जीवाणु रहित फिल्टरित से प्रेरित करने में सफलता प्राप्त की। बाद में अनेक पादक रोग भी संक्रमित पौधों के जीवाणु रहित फिल्टरिट में उपस्थित अज्ञात कारकों से प्रेरित किए गए तथा उनके रोगाणु को प्रारंभ में फिल्टर योग्य वायरस तथा अंत में विषाणु कहा गया। विषाणु यानी विष के अणु। वायरस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है लसदार तरल विष। अनेक वर्षों तक वैज्ञानिकों का ध्यान मुख्यतः विषाणु रोग लक्षणों के विवरण तथा विषाणु एवं परपोषी पादपों के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रियाओं की ओर केंद्रित रहा। फिल्टर योग कारक के कारण उत्पन्न होने वाले अनेक रोग, जैसे मनुष्य में पीत ज्वर, मुर्गी के चूजों का सरकोमा, धान का बौना रोग इत्यादि के बारे में भी तथ्य प्रस्तुत किए। तो जो वायरस है उसकी खोज का श्रेय इवानोवास्की को जाता है विद्यार्थियों। और वायरस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पॉइजनस लिक्विड, यानी तरल विष। ये जीवाणु फिल्टर में से भी पार हो सकते हैं। वर्तमान में ऐसे बहुत सारे वायरस हैं जो पादप और जंतुओं में रोग फैलाते हैं। पादप विषाणु, जंतु विषाणु के अलावा एक तीसरे प्रकार के विषाणुओं का भी पता चला, जो कि जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, जिनको हम विद्यार्थियों जीवाणु भोजी कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इनकी खोज एक अंग्रेज विज्ञानी एडवर्ड एवं फ्रांसिस कैनेडियन विज्ञानी डी हेरिल ने की। डी हेरिल ने इन विषाणुओं को जीवाणु भोजी विषाणु के नाम से अभिहित किया, यानी जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। जीवाणु भोजी की खोज से यह प्रमाणित हुआ कि विषाणु तरल नहीं होते अपितु कणीय होते हैं। पादप विषाणुओं का आधुनिक ज्ञान 70 वर्षों से भी कम पुराना है, जबकि पादपों में इनसे जनित रोग हजारों वर्षों से उत्पन्न हो रहे हैं। चार्ल्स एल इक्लुस ने 1576 में नलिनी कंद पुष्पों यानी ट्यूलिप फ्लोर में मिलने वाले चितकबरेपन के बारे में बताया, जिसे वर्तमान में वर्ण विभंजन या रंग टूटना, कलर ब्रेकिंग
के नाम से जानते हैं। यह रोग एक माहू या एफिड कीट संचरित विषाणु से उत्पन्न होता है। इसके बाद में चमेली यानी जैस्मीन में हरिमहीनता, आलू में पत्तियों का कुंचन, विल्लनी तथा तंबाकू रोग इत्यादि का पता चला। अब हम सामान्य गुण या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वायरस के बारे में पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, विषाणु अति सूक्ष्म कणिकामय संरचनाएं होती हैं जिनको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इनकी माप 10 से 300 मिली माइक्रोन के लगभग होती है। विषाणुओं को जीवाणु फिल्टर द्वारा छानने पर फिल्टरित से पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन विशेष प्रकार के आणविक फिल्टरों द्वारा, जो कि बहुत ही सूक्ष्म छिद्र वाले कॉलोडियन या प्लास्टिक पदार्थों से बने होते हैं, फिल्टर पर रोका जा सकता है। यानी इनको जीवाणु फिल्टर से फिल्टरित नहीं किया जा सकता। सजीव पोषक कोशिका के बाहर उपस्थित विषाणु निर्जीव कणों नॉन लिविंग पार्टिकल्स के रूप में होते हैं, लेकिन इनके किसी सजीव कोशिका द्रव में पहुँचते ये सजीव के लक्षण दर्शाते हैं। विषाणुओं के बारे में, वायरस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों कि अगर ये सजीव कोशिका के बाहर रहते हैं तो ये निर्जीव होते हैं, किसी प्रकार का कोई रोग ये नहीं फैला सकते। लेकिन जैसे ही ये कोशिका में पहुँचते हैं तो ये सजीव लक्षण दिखाते हैं। इसीलिए इनको सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एक परिपक्व विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में ही एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए होता है। यह प्रोटीन या लाइपोप्रोटीन के एक संरक्षीय आवरण से संरक्षित रहता है। यानी इनमें या तो डीएनए होगा या आरएनए पाया जाएगा। आपको याद होगा माइकोप्लाज्मा में दोनों आनुवंशिक पदार्थ, दोनों न्यूक्लिक अम्ल होते थे, लेकिन यहाँ पर या तो डीएनए या आरएनए पाया जाएगा। इनमें प्रकार्यक स्वायत्तता का अभाव होता है, फंक्शनल ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है विद्यार्थियों, इनका स्वयं का कोई एंजाइम तंत्र नहीं होता है। ये जिस कोशिका में उपस्थित होंगे उसी के एंजाइमों का उपयोग करते हैं। यानी इनकी ऑटोनॉमी नहीं होती, स्वायत्तता इनकी नहीं होती है। विषाणु उपयुक्त अंतःकोशिकी वातावरण में बहुगुणन करते हैं तथा पुनरावृत्ति के लिए अंतःकोशिकी घटकों जैसे राइबोसोम, ऊर्जा इत्यादि पर निर्भर रहते हैं। अतः ये अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी कहलाते हैं। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, यानी ये अपनी वृद्धि के लिए, रेप्लिकेशन, पुनरावृत्ति के लिए कोशिका के घटकों का ही उपयोग करते हैं। कोशिका के ही राइबोसोम, कोशिका की ऊर्जा, कोशिका के एंजाइम, उन्हीं का उपयोग करके ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इसलिए इनको अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी कहते हैं, क्योंकि अगर ये कोशिका के अंदर नहीं रहेंगे तो ये अपना जो है बहुगुणन या अपनी पुनरावृत्ति नहीं कर पाएंगे और इनके पास कोई विकल्प नहीं है। इनका केवल एक ही विकल्प है, कोशिका के अंदर रह के परजीवी जीवन यापन करना। विषाणुओं का संवर्धन करते हुए माध्यम पर नहीं किया जा सकता है। कोई भी मृतोपजीवी विषाणु ज्ञात नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी हैं तो कृत्रिम माध्यम पर इनको संवर्धित किया ही नहीं जा सकता। विषाणु में लिपमैन तंत्र, जो कि कोशिकाओं में उच्च ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, के संश्लेषण के लिए आनुवंशिक पदार्थ अनुपस्थित होते हैं। लिपमैन तंत्र क्या होता है? कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एक तंत्र है जो इनमें नहीं पाया जाता, क्योंकि ये तो कोशिका की ऊर्जा का ही उपयोग करते हैं। विषाणु में न तो वृद्धि होती, न ही वे द्विविभाजन करते हैं, लेकिन वे पुनरावृत्ति करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं। अपने जो उनका आनुवंशिक पदार्थ है उसकी पुनरावृत्ति वो करते हैं। विषाणु में स्वयं के प्रोटीन संश्लेषण के कल संसाधन, प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी नहीं होती, वरन वे परपोषी के कल संसाधनों का उपयोग स्वयं के लिए करते हैं। ये हम पहले ही जान चुके हैं कि इनमें स्वयं के प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोई भी जो मैकेनिज़्म है, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो नहीं पाई जाती है। इसके लिए परपोषी कोशिका का ही उपयोग करते हैं।
विषाणु अत्यंत संक्रामक होते हैं। कुछ विषाणु अत्यंत कम संख्या में भी रोग फैलाने में सक्षम होते हैं। जैसा कि आजकल हम सभी जानते हैं कोरोना वायरस कितना संक्रामक हो रखा है। विषाणु परपोषी विशिष्टता वाले होते हैं, अर्थात एक विषाणु पादपों या जंतुओं की एक विशेष प्रजाति पर ही संक्रमण करते हैं तथा लाक्षणिक लक्षण उत्पन्न करते हैं। होस्ट स्पेसिफिसिटी यानी वो वायरस जो गेहूं में रोग फैलाता है वो सरसों में नहीं फैलाएगा, वो केवल गेहूं में ही फैलाएगा, यानी विशिष्ट होते हैं किसी भी परपोषी के लिए। ये ताप एवं आर्द्रता के प्रति अनुक्रिया प्रकट करते हैं। ताप और आर्द्रता में ये रिस्पॉन्स शो करते हैं। साधारणतः विषाणु अम्लों, क्षारों तथा लवणों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, लेकिन इनको रसायन तथा ताप उपचार द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है। अब बात आती है विद्यार्थियों विषाणुओं के कुछ जैविक लक्षण, यानी इनके एनिमेट प्रॉपर्टी जो इनको सजीव की श्रेणी में रखते हैं, और कुछ ऐसे लक्षण जो निर्जीव की श्रेणी में रखते हैं। क्योंकि सजीव कोशिका के अंदर तो ये सजीव के समान व्यवहार करते हैं, और कोशिका के बाहर अगर हम इनको रख दें तो ये निर्जीव हो जाते हैं, नॉन लिविंग हो जाते हैं। तो जैविक गुण तो क्या है, कोई भी जो होगा पदार्थ होगा उसको सजीव कैसे कहेंगे हम। पहला, इनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए अथवा डीएनए पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति होती है, तो जिनमें डीएनए पाया जाएगा और वो पुनरावृत्ति करे तो वो सजीव होंगे। इनमें उत्परिवर्तन जो कि प्रमुख जैविक लक्षण है पाया जाता है, जिससे इनमें विभिन्न उत्परिवर्ती रूप पाए जाते हैं। उत्परिवर्तन भी वायरस में पाया जाता है। इनका प्रवर्धन केवल जीवित कोशिकाओं में ही होता है। यह परपोषी विशिष्टता दर्शाते हैं। विषाणु भिन्न भिन्न एवं निश्चित आकार में पाए जाते हैं। इनमें प्रतिजनी यानी एंटीजेनिक गुण होते हैं। यह ताप, आर्द्रता, रासायनिक पदार्थों, विकिरण आदि उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इनमें संक्रमण की क्षमता होती है तथा दूसरे परपोषी पर स्थानांतरित हो सकते हैं। तो ये ऐसे गुण हैं जो इनको सजीव साबित करते हैं। लेकिन ये कुछ विभिन्न गुण हैं विद्यार्थियों जो इनको सजीव नहीं करते। जैसे इनका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, इनको क्रिस्टल में बदला जा सकता है। जैसे चीनी है, यूरिया है, जैसे क्रिस्टल होते हैं ना, इनके टुकड़े होते हैं, इस प्रकार से इनको किया जा सकता है। इनमें कोशिका कला, कोशिका भित्ति, कोशिकांग नहीं पाए जाते, इसीलिए तो हम इनको एसेलुलर कहते हैं। श्वसन नहीं पाया जाता। विशिष्ट प्रपोषी कोशिका के बाहर निष्क्रिय हो जाते हैं, कोशिका के अंदर ही सक्रिय होंगे, और स्व उत्प्रेरक ऑटोकैटालिटिक होते हैं तथा इनमें प्रकारिक स्वायत्तता का अभाव होता है। कोशिका के ही एंजाइम आदि का ये इस्तेमाल करते हैं। स्वयं के एंजाइम, स्वयं के राइबोसोम ये इनमें नहीं पाए जाते हैं। तो इस कारण से इनमें कुछ अजैविक गुण भी पाए जाते हैं, कुछ जैविक गुण भी पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें जैविक और अजैविक यानी सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। धन्यवाद।